हेलो एवरीवन। देखिए हम लोग सीख रहे हैं ह्यूमन रिसोर्स एंड ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के बारे में, और इसी में हम लोग आज जो सीखेंगे वो टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी। किसी पर्सनालिटी के डेवलपमेंट में कौन कौन सा फैक्टर जो है सो वो उसका इन्वॉल्वमेंट है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। ठीक है, और क्या क्या चीज़ है जो बेसिकली मुख्य रूप से क्या क्या चीज़ है जो मुख्य रोल जो है सो प्ले करती है किसमें, तो डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी में। क्या कह रहा है कि जो डेवलपमेंट है पर्सनालिटी का वो क्या है, एक कम्प्लेक्स प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है? कम्प्लेक्स प्रोसेस है। पर्सनालिटी का जो डेवलपमेंट है वो कैसा प्रोसेस है? कम्प्लेक्स प्रोसेस है। ठीक है ना, ये सिंपल प्रोसेस नहीं है। किसी के भी पर्सनालिटी का जो डेवलपमेंट है वो सिंपल प्रोसेस नहीं है। कैसा प्रोसेस है? कम्प्लेक्स प्रोसेस है। ठीक, और ये निरंतर धीरे धीरे जो है सो इसमें बदलाव देखने को मिलता है। तो ये कम्प्लेक्स प्रोसेस है जो कि इन्फ्लुएंस्ड बाय बहुत सारे फैक्टर से ये इन्फ्लुएंस्ड है, जिसमें है आपका कैसा फैक्टर, तो बायोलॉजिकल फैक्टर, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, सोशल और इन्वायरमेंटल एलिमेंट्स। ठीक है ना, तो डेवलपमेंट जो है पर्सनालिटी का वो कम्प्लेक्स प्रोसेस है। पहली बात कि डेवलपमेंट जो है वो पर्सनालिटी का वो कैसा प्रोसेस है? कम्प्लेक्स प्रोसेस है, और ये इन्फ्लुएंस्ड है बहुत सारे फैक्टर्स से। जैसे आपका फैक्टर्स में क्या क्या है, तो बायोलॉजिकल फैक्टर्स, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, सोशल फैक्टर और इन्वायरमेंटल फैक्टर। तो पर्सनालिटी का डेवलपमेंट एक कम्प्लेक्स प्रोसेस है जो कि बहुत सारे फैक्टर्स से इन्फ्लुएंस्ड होता है। तो कौन कौन सा फैक्टर है जिसमें, तो फैक्टर्स में है आपका बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, सोशल और इन्वायरमेंटल एलिमेंट्स। अब इसके बारे में थोड़ा सा और आगे हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले समझेंगे थोड़ा सा डिटेल्स में बायोलॉजिकल फैक्टर्स को। तो बायोलॉजिकल फैक्टर्स में दो तीन चीज़ें आती है। एक है जेनेटिक, ब्रेन स्ट्रक्चर और केमिस्ट्री, और उसके बाद फिजिकल हेल्थ। तो बायोलॉजिकल में तीन फैक्टर, ठीक है ना, बायोलॉजिकल में तीन फैक्टर कौन कौन सा? जेनेटिक, ब्रेन स्ट्रक्चर और तीसरा जो है वो है फिजिकल हेल्थ। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं जेनेटिक फैक्टर को। ठीक है ना, बायोलॉजिकल में पर्सनालिटी का जो डेवलपमेंट है वो कैसा प्रोसेस है? कम्प्लेक्स प्रोसेस है जो कि बहुत सारे पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है। उसमें से एक है बायोलॉजिकल फैक्टर्स, और बायोलॉजिकल फैक्टर्स में हम लोग समझेंगे सबसे पहले जेनेटिक के बारे में। तो जेनेटिक की जब भी हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहले बात आती है किस चीज़ की, तो हेरिडिटी की। जेनेटिक की जब भी हम लोग बात करते हैं तो किसका बात आता है? हेरिडिटी का। और हेरिडिटी का जो ट्रेट्स है, मतलब हेरिडिटी का जो लक्षण है, ये जो हेरिडिटी का जो ट्रेट्स है वो क्या है? इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट्स। किससे आता है हेरिडिटी? पेरेंट्स से। इन्फ्लुएंस्ड टेम्परामेंट, जैसे टेम्परामेंट है लोगों का, विच फॉर्म्स द फाउंडेशन ऑफ पर्सनैलिटी। ठीक है ना, जेनेटिक में क्या चीज़ है? हेरिडिटी। और हेरिडिटी जो है वो, हेरिडिटी का जो ट्रेट्स है वो किससे इन्फ्लुएंस्ड है? तो वो इनहेरिटेंट है किससे? तो पेरेंट्स से। और उससे इन्फ्लुएंस्ड है आपका क्या चीज़? टेम्परामेंट, जो कि फाउंडेशन है किसी के भी पर्सनैलिटी का। ठीक, पर्सनैलिटी के डेवलपमेंट के बारे में हम लोग समझ रहे हैं, और उसमें हम लोग समझ रहे हैं बायोलॉजिकल फैक्टर्स के बारे में। तो जब बायोलॉजिकल फैक्टर्स में है उसमें सबसे पहला चीज़ है जेनेटिक। और जेनेटिक में क्या है? तो इनहेरिटेंट, मतलब जो है सो हेरिडिटी, और हेरिडिटी में इनहेरिटेड जो है सो क्या है, कहाँ से आता है हम लोग को? तो पेरेंट्स से। और इससे डिसाइड होता है लोगों का टेम्परामेंट। ठीक है ना, जो कि फाउंडेशन है किसी के भी पर्सनैलिटी का। फॉर इंस्टेंस सम पीपुल मे बी न्यूट्रली मोर इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट ड्यू टू जेनेटिक। जेनेटिक के कारण कोई लोग जो है सो इंट्रोवर्ट होता है, कोई एक्सट्रोवर्ट होता है, तो ये जेनेटिक है। दूसरा जो फैक्टर है वो क्या है? ब्रेन स्ट्रक्चर और केमिस्ट्री। न्यूरोबायोलॉजी ऐसा एक्सपेक्ट करता है कि सच एज फंक्शनिंग ऑफ द प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स एंड लेवल्स ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स लाइक सेक्रेशंस एंड डोपामाइन। ठीक है ना, सेरोटीन एंड डोपामाइन कैन शेप पर्सनैलिटी ट्रेट्स लाइक इम्पल्सिव एंड इमोशनल स्टेबिलिटी। दो चीज़ यहाँ पे है, सेरोटोनिन और डोपामाइन। ये डिफाइन करता है कि जो है सो किसी का जो पर्सनैलिटी है वो का ट्रेट्स कैसा होगा। ठीक, लाइक इम्पल्सिव या इमोशनल स्टेबिलिटी। अब हम लोग को ये समझना है
कि सेरोटीन और डोपामाइन क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि हम लोग कभी कोई रेस जीतते हैं, तो रेस जीतते हैं तो हम लोग को रिवार्ड मिलेगा, तो रिवार्ड मिलेगा तो खुशी होगा, और खुशी होने से जो ये दोनों एक्चुअली में हार्मोन्स है, ये और ये क्या है, तो हार्मोन्स है। तो ये जो हार्मोन्स रिलीज होगा उसको हम लोग कहते हैं डोपामाइन, ठीक है ना। जो एक्सटर्नल सोर्स के कारण हार्मोन्स रिलीज होता है उसको डोपामाइन कहते हैं, और जो इनर हैप्पीनेस से हार्मोन्स रिलीज होता है उसको सेरोटोनिन कहते हैं, ठीक है ना। जो आंतरिक खुशी होता है उसको हम लोग सेरोटोनिन कहते हैं, और जो एक्सटर्नल पैरामीटर्स, कोई रेस जीत रहा है, कोई कहीं घूमने जा रहा है, तो इससे जो हार्मोन्स रिलीज होता है ये अच्छा जो है सो हैप्पी हार्मोन्स है, और ये हैप्पी हार्मोन्स एक्सटर्नल है और ये इंटरनल है। तो इससे ब्रेन का स्ट्रक्चर और केमिस्ट्री के आधार पे पर्सनैलिटी डिसाइड होता है, ठीक। इसके बाद हम लोग समझेंगे फिजिकल हेल्थ कंडीशन लाइक हार्मोनल इम्बैलेंस और क्रॉनिक इलनेस ड्यूरिंग डेवलपमेंट ईयर्स कैन इम्पैक्ट पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए जो डेवलपिंग एज है उसमें अगर कोई हार्मोनल कोई इनबैलेंस हुआ तो वो कहीं ना कहीं पर्सनैलिटी में दिखता है। तो ये बायोलॉजिकल फैक्टर है जो इनबिल्ट हम लोग में आता है। 3 चीज़ है इसमें, एक है जेनेटिक, दूसरा है ब्रेन स्ट्रक्चर और तीसरा है फिजिकल हेल्थ। जेनेटिक में हम लोग इतना ध्यान रखेंगे कि हेरिडिटी जो है सो हम लोग के पेरेंट्स से आता है। हेरिडिटी का जो है सो इनहेरिटेंट जो गुन्स है हमारे अंदर वो पेरेंट्स से आता है, और ये जो ट्रेड्स है वो डिसाइड करता है हम लोग का टेम्परामेंट्स, और टेम्परामेंट को माना गया है फाउंडेशन किसका, तो किसी भी के भी पर्सनैलिटी का, ठीक। टेम्परामेंट्स मतलब हम कैसे बिहेव करते हैं, और बिहेव करने का मतलब कि हम इंट्रोवर्ट है या एक्सट्रोवर्ट है। उसके बाद ब्रेन स्ट्रक्चर में क्या है कि ब्रेन कैसे परफॉर्म करता है, और जो ब्रेन हमारा परफॉर्म करता है वो 2 चीज़ों पे डिपेंड करता है, 2 हार्मोन्स, एक है सेरोटोनिन और डोपामाइन। तो ये दोनों कैसे है, डोपामाइन मतलब एक्सटर्नल हार्मोन है, और सेरोटोनिन ये जो है सो क्या है, इंटरनल हार्मोन है। इसके बाद तीसरा जो फैक्टर है वो क्या है, फिजिकल हेल्थ, जैसे कंडीशन लाइक हार्मोनल इम्बैलेंस या फिर क्रोनिक इलनेस ड्यूरिंग डेवलपमेंट ईयर्स में अगर इस तरीके का कोई जो है सो इम्बैलेंस हुआ है हार्मोन्स में तो आपके पर्सनैलिटी पे इफेक्ट पहुंचाएगा। तो ये पहला चीज़ है। दूसरा जो फैक्टर है वो है साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, ठीक है ना। साइकोलॉजिकल फैक्टर कैसे हम लोग के पर्सनैलिटी को डेवलप करता है उसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहला है टेम्परामेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, तो ये 2 जो है सो, तीसरा इमोशनल डेवलपमेंट। ये 3 चीज़ जो है वो क्या है, साइकोलॉजिकल फैक्टर। तो टेम्परामेंट क्या है, तो जो मतलब हम लोग का जो बिहेवियर है, इससे पहले हम लोग देखे हैं कि जो बिहेवियर है वो कहाँ से आ रहा है, तो इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट है वो आ रहा है हमारे क्या बोलते हैं, तो जेनेटिक से, ठीक। और ये जो टेम्परामेंट है ये भी एक तरीके का साइकोलॉजिकल फैक्टर्स है जो हम लोग के पर्सनैलिटी के डेवलपमेंट को बूस्टअप करता है। तो इनेटेड टेंडेंसीज सच एज बीइंग इजी गोइंग और फजी, जैसे कोई चीज़ को होता है कि हाँ ठीक है, इस तरीके का टेम्परामेंट, तो ये एक जो है सो स्टाइल है। फॉर्म अर्ली इन लाइफ एंड शेप हाउ इंडिविजुअल्स रिस्पॉन्ड टू देयर इन्वायरमेंट, मतलब टेम्परामेंट में हम लोग ये चीज़ पता करते हैं कि कोई भी इंडिविजुअल किसी भी इन्वायरमेंट में कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है, ठीक। कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या है कि आप जो थ्रू आउट जो है सो डेवलपमेंट आपका फ्रॉम जो है सो चाइल्डहुड किस तरीके का हुआ उसको हम लोग कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहते हैं। एज चिल्ड्रेन ग्रो दे डेवलप द एबिलिटी टू थिंक, रीजन एंड अंडरस्टैंड देमसेल्व्स एंड अदर इन्फ्लुएंसिंग पर्सनैलिटी ट्रेट्स लाइक एम्पैथी, असर्टिवनेस एंड सेल्फ कंट्रोल, मतलब किस तरीके से डेवलप हुआ है जिससे वो ये चीज़ को सोच सकता है कि उसके अंदर सोचने का जो क्षमता आता है किसी भी मनुष्य के अंदर, कि किसी भी चीज़ के बारे में वो रीज़न पूछता है, किसी चीज़ों को समझता है, और ये जो इन्फ्लुएंस होता है किसी पर्सनैलिटी से, तो ये सारा जो फैक्टर है उसको हम लोग कहते हैं क्या चीज़, तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट। इसके बाद तीसरा जो चीज़ है वो है इमोशनल डेवलपमेंट। इमोशनल डेवलपमेंट में लर्निंग टू रेगुलेट इमोशंस एंड मैनेज स्ट्रेस इज अ क्रूशियल फॉर बिल्डिंग ट्रेट्स सच एज रेसिलियंस एंड इमोशनल इंटेलिजेंस। क्या कह रहा है कि अगर मान लीजिए कि किसी भी आदमी का इमोशनल डेवलपमेंट किस तरीके से हो रहा है कि वो समझे सीखे कि कैसे रेगुलेट करे इमोशंस को और कैसे मैनेज करे किसी भी तरीके के स्ट्रेस को, ठीक।
ये भी एक पर्सनैलिटी बिल्डिंग का फाउंडेशंस है। अब इसके बाद है हम लोग समझेंगे सोशल एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर्स कैसे इफेक्टेड है। फैमिली इन्वायरमेंट, पेरेंटिंग स्टाइल कैसा है, ठीक है ना, पेरेंटिंग स्टाइल कैसा है, चाइल्डहुड में कैसा पेरेंटिंग मिला है किसी को भी, इससे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट जो है सो वो डिपेंड करता है। तो ये जो पेरेंटिंग स्टाइल है उसमें 4 फैक्टर है, ऑथोरेटिव, ऑथोरेटियन, परमिसिव और नेग्लेक्टफुल, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए ये 4 फैक्टर्स है, कभी ऐसा आप बना करके देखते हैं हम लोग कि किसी फैक्टर्स में क्या है कि आपको जैसे कोई भी ये है, जैसे मान लीजिए डेमोक्रेटिक स्टाइल, डेमोक्रेटिक स्टाइल है, कोई भी चीज़ के लिए आपको छूट है। दूसरा जो है ऑथोरिटियन, ये है कि जैसे आप समझ लीजिए कि पेरेंट्स का है कि हाँ जो रूल्स है उस रूल्स को आपको फॉलो करना है, तो ये दूसरा वाला स्टाइल है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, तो ऑथोरिटियन। उसके बाद है परमिसिव, मतलब किसी भी चीज़ के लिए आपको अनुमति है, ठीक है ना, इसको हम लोग परमिसिव कहते हैं कि आपको क्या है कि अलाउ है कोई भी काम करने के लिए, मतलब एक परमिशन है, आपको परमिशन लेना है और उसके बाद उस काम को करना है। और जो 4th है वो है नेग्लेक्टफुल, मतलब कि कोई विशेष मतलब नहीं है, तो ये है क्या चीज़, तो नेग्लेक्टफुल। तो ये जो है सो 4 मेथड है, इससे डिपेंड करता है, ये एक तरीके का जो पर्सनालिटी के डेवलपमेंट के लिए फाउंडेशन है कि इसमें से किस तरीके का पेरेंटिंग हुआ है उस पर पर्सनालिटी कहीं ना कहीं डिपेंड करता है। एंड फैमिली डायनामिक्स एक्सटर्नली इन्फ्लुएंस पर्सनालिटी, परिवार का क्या माहौल है, लाइक इंडिपेंडेंस, कॉन्फिडेंस और सोशल बिहेवियर, इस सारे चीज़ों से क्या चीज़ डिपेंड करता है कि स्वतंत्रता कैसा है, कॉन्फिडेंस कैसा है और सोशल बिहेवियर कैसा है। ये 3 पैरामीटर्स इससे इन्फ्लुएंस्ड होगा। उसके बाद है कल्चरल इन्फ्लुएंस, जैसे कोई किसी तरीके के सोसाइटी में रह रहा है, उसके यहाँ का क्या कल्चर है, जैसे नॉर्थ इंडियन का क्या कल्चर है, साउथ इंडियन का क्या कल्चर है, ईस्ट के साइड के लोगों का क्या कल्चर है, कोई आदमी ट्राइब्स में जो है सो ग्रो हो रहा है तो उसका क्या कल्चर है, तो जो भी कल्चर है उसका इफेक्ट उसके अंदर दिखेगा, ठीक है ना। कल्चरल नॉर्म्स एंड वैल्यूज, जो भी कल्चर का नॉर्म्स होगा और वैल्यूज होगा उसको लोग फॉलो करते हुए हम लोग को दिखेंगे, और ये एक फाउंडेशन रखता है पर्सनालिटी में। तो कल्चरल नॉर्म्स और वैल्यूज शेप्स बिहेवियर्स एंड पर्सनालिटी, कल्चर का क्या नॉर्म्स है, क्या वैल्यूज है, वो बिहेवियर और पर्सनालिटी के ट्रेड्स को जो है सो इन्फ्लुएंस करता है। कंसीडर डिजायरेबल और एक्सेप्टेबल सच एज कलेक्टिविटिज्म और इंडिविजुअलिज्म, क्या है कि उसका जो कल्चरल इन्फ्लुएंस है वो उसको क्या चीज़ बताता है कि हाँ ठीक है इंडिविजुअल चलना है या संगठन में चलना है, सबको लेके चलना है, तो ये चीज़ कल्चरल इन्फ्लुएंस लोगों को बताता है। तो ये पर्सनालिटी का क्या है, फाउंडेशन है। इसके बाद हम लोग समझते हैं पीर इन्फ्लुएंस, जैसे इंटरेक्शन विथ फ्रेंड्स, फ्रेंड्स से कैसे आपका इंटरेक्शंस हो रहा है, सोशल ग्रुप जो चाइल्डहुड में है वो कैसा रहा है, किस बच्चों के साथ आप खेल रहे हैं, कहाँ खेल रहे हैं, जो है सो कोई कल्चरल इवेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो किस तरीके से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो एक तो इंटरेक्शंस विथ फ्रेंड्स और दूसरा सोशल ग्रुप्स ड्यूरिंग चाइल्डहुड, ठीक है ना, चाइल्डहुड के समय में कैसा आपका सोशल ग्रुप रहा है। उसके बाद एडोलसेंट टाइम में कैसा ग्रुप रहेगा है, प्ले इन सिग्निफिकेंट रोल इन शेपिंग सोशल स्किल्स, इससे डिफाइन होता है, सेल्फ इमेज डिफाइन होता है और एटीट्यूड डिफाइन होता है, ठीक है ना। किसी का भी ठीक है, किसी का भी सोशल स्किल्स, सेल्फ इमेज और एटीट्यूड्स डिफाइन होता है। उसके बाद है एजुकेशन, कि शिक्षा हम लोगों को कैसा मिला है। तो शिक्षा जैसे एजुकेशनल सेटिंग एक्सपोज इंडिविजुअल्स टू न्यू आइडियाज, कोई भी आदमी में नया जो सोचने की क्षमता होती है वो शिक्षा से आता है। चैलेंजेस और अथॉरिटी फिगर्स फॉस्टरिंग ट्रेड्स लाइक डिसिप्लिन, क्यूरियोसिटी एंड कोऑपरेशन, ठीक है ना। हर एक का अपना इन्फ्लुएंस है पर्सनालिटी पे। जैसे ये जो फैक्टर है उसका इन्फ्लुएंस है सोशल स्किल्स, सेल्फ इमेज और एटीट्यूड के रिगार्डिंग।
ये जो फैक्टर है एजुकेशनल, इसका इन्फ्लुएंस है कि मनुष्य के अंदर क्या आएगा, तो डिसिप्लिन आएगा, क्यूरियोसिटी मतलब नए चीज़ों को जानने की क्षमता आएगी, और कोऑपरेशन, ठीक है ना, एक दूसरे को मदद करने की जो क्षमता है वो डेवलप होगा। इसके बाद फिर हम लोग समझते हैं लाइफ एक्सपीरियंस, ठीक है ना, जो भी आपका लाइफ है उसका क्या अनुभव मिला है। तो पॉजिटिव एक्सपीरियंस भी हो सकता है, एडवर्स एक्सपीरियंस भी हो सकता है, और क्रिटिकल स्टेजेस भी हो सकता है। पॉजिटिव एक्सपीरियंस जैसे कोई अचीवमेंट है, कोई जो है सो सपोर्टिव रिलेशनशिप है, कोई पर्सनल ग्रोथ है, अपॉर्चुनिटीज़ इनकरेज सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड पॉजिटिव पर्सनैलिटी ट्रेट्स। अगर मान लीजिए इस तरीके का कोई फैक्टर्स है तो इससे कैसा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होगा, तो जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होगा वो कैसा होगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस और पॉजिटिव पर्सनैलिटी ट्रेट्स का डेवलपमेंट होगा। ठीक, उसी तरीके से अगर मान लीजिए कोई एडवर्स एक्सपीरियंस है, जैसे ट्रामास मतलब कोई सदमा लगा है किसी को, किसी तरीके का कोई फेल्योर्स है, किसी तरीके का कोई विवाद है, किसी से कॉन्फ्लिक्ट्स है, कैन लीड टू डेवलप मेला एडेप्टिव ट्रेट्स बट मे आल्सो फॉस्टर रेसिलियंस एंड कोपिंग मैकेनिज्म ओवर टाइम। ऐसा है कि मतलब एक थोड़ा सा निगेटिव उसका पर्सनैलिटी डेवलप होगा, लेकिन समय के साथ कोपिंग मैकेनिज्म मतलब समय के साथ उसको चीज़ों को ये करने का जो है सो उस सिचुएशंस को हैंडल करने का एक्सपीरियंस डेवलप हो जाएगा। हालांकि इनिशियली जो है सो एक निगेटिव पर्सनैलिटी हो सकता है, लेकिन धीरे धीरे उसके पर्सनैलिटी में भी सुधार होने की संभावना है। क्रिटिकल लाइफ स्टेजेस, जैसे मान लीजिए कि किसी का जो है सो अर्ली एज में कोई जो है सो उसको जो लाइफ का जो क्रिटिकल कोई बीमारी हो गया किसी को, कोई जो है सो किसी का मतलब जैसे शुरू से ही कुछ जो है सो अगर ये रहा है, तो इवेंट्स ड्यूरिंग क्रिटिकल पीरियड्स, जैसे बचपन में ही कोई हादसा हो गया है, अर्ली एडोलसेंट और मिड लाइफ, ये इसका बहुत लंबे समय तक प्रभाव रहता है। लीव लास्टिंग इम्पैक्ट्स ऑन पर्सनैलिटी, ठीक है ना, जो भी इंसिडेंट्स है उसका लंबे समय तक उसका प्रभाव उसके पर्सनैलिटी पे दिखेगा। तो ये है लाइफ एक्सपीरियंस का क्या इफेक्ट है आपके पर्सनैलिटी पे। इसके बाद है थ्योरीज ऑफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। कुछ थ्योरीज है जो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में या ह्यूमन रिसोर्स में बताया जाता है। किसके बारे में, तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के बारे में। साइको एनालिटिक थ्योरी, ठीक है ना, फ्रूडल, ये क्या करता है, एम्फाइज द रोल ऑफ अनकॉन्शियसनेस, मोटिव्स एंड अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंस। मतलब ये जो थ्योरी है वो बताता है आपको किस चीज़ के बारे में, तो कोई अनकॉन्शियस मोटिव जो है आपका वो, या फिर बचपन में कोई जो एक्सपीरियंस है उसके बारे में, उसका इफेक्ट क्या हो सकता है उसके बारे में साइको एनालिटिक थ्योरी बताता है आपको। उसके बाद बिहेवियर थ्योरी, ये आपको फोकस्ड ऑन द इन्फ्लुएंस ऑफ द एनवायरनमेंट एंड लर्नड बिहेवियर। समाज का किसी भी व्यक्ति के पर्सनैलिटी पे क्या प्रभाव पड़ रहा है उसके बारे में हम लोग को बिहेवियर थ्योरी बताता है। इसके बाद है ह्यूमनिस्टिक थ्योरीज। ये दो साइंटिस्ट थे, रोगर्स और मास्लोव, जो पढ़ते थे ह्यूमन रिसोर्स के बारे में अध्ययन कर रहे थे। उन्होंने हाईलाइट किया द रोल ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन एंड पर्सनैलिटी ग्रोथ, ठीक है ना, पर्सनैलिटी ग्रोथ और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, इस दो बिंदु पे इन्होंने जो है सो इसका ग्रोथ किस तरीके से होता है इसके बारे में बताया। उसके बाद है ट्रेड थ्योरी, जैसे बिग 5 हम लोग ओशियन रूल इससे पहले पढ़े हैं, आप जस्ट इससे पहले के लेक्चर्स में बिग 5 ओशियंस रूल्स, जिसमें फॉर ओपननेस, कंसिस्टेंटनेस, एक्स्ट्रा वर्शन और एग्रीबलेनेस और न्यूरोटिसिज्म, ये 5 जो चीज़ है ओशियन, OCEAN, ओशियन रूल्स के बारे में प्रीवियस वीडियो में है, आप देख सकते हैं। तो ये पर्सनैलिटी थ्योरी के बारे में बताया जा रहा है। इसके बाद है रोल ऑफ न्यूरोप्लास्टिसिटी। न्यूरोप्लास्टिसिटी का क्या रोल्स है आपके पर्सनैलिटी पे, तो ब्रेन्स का जो एबिलिटी है टू अडेप्ट एंड चेंज नोन एज न्यूरोप्लास्टिसिटी, जो मस्तिष्क का ये क्षमता है कि वो किसी भी चीज़ों को अडेप्ट कर ले रहा है या चेंज को अडेप्ट कर ले रहा है, उसको हम लोग न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। मीन्स पर्सनैलिटी इज़ नॉट अ स्टैटिक। पर्सनैलिटी जो है सो वो एक स्टैटिक चीज़ नहीं है, ये डायनामिक चीज़ है, ये इन्फ्लुएंस होते रहता है, चेंज होते रहता है। तो एक्सपीरियंस, लर्निंग, पर्सनल चॉइस कैन लीड टू सिग्निफिकेंट चेंज इन पर्सनैलिटी ट्रेट्स ओवर टाइम।
मतलब समय के साथ जो कुछ भी आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जो सीख रहे हैं, जो पर्सनल जो चॉइस है वो आपके पर्सनैलिटी पे एक जो है सो सिग्निफिकेंस छोड़ता है, कोई जो है सिग्निफिकेंस बदलाव को छोड़ता है। इसके बाद हम लोग समझते हैं थोड़ा सा एटीट्यूड के बारे में, टाइप्स ऑफ एटीट्यूड। एटीट्यूड आर मेंटल एंड इमोशनल एंटिटी। एटीट्यूड क्या है, तो कैसा चीज़ है, तो ये मेंटल और इमोशनल एंटिटी है दैट रिफ्लेक्ट्स अ पर्सन्स फीलिंग, किसी के भी फीलिंग्स को रिप्रेजेंट करता है, बिलीव्स को रिप्रेजेंट करता है, बिहेवियर्स को रिप्रेजेंट करता है टुवर्ड्स अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट, किसी भी चीज़ को लेकर के, किसी भी व्यक्ति को लेकर के, किसी सिचुएशंस को लेकर के, किसी आइडिया को लेकर के, है ना। जैसे मान लीजिए कोई आदमी जो है सो घूमने जा रहा है, कोई आदमी ताजमहल देखने जा रहा है, तो वो ताजमहल देखने के बाद कैसा रिस्पॉन्ड करेगा वो उसका एटीट्यूड डिफाइन करता है, ठीक है ना। उसको लगेगा कि हाँ अच्छा है। जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, किसी के साथ जा रहा है तो उसके साथ क्या बिहेव करेगा, तो उस पर्सन्स के साथ क्या उसका बिहेवियर होगा, ठीक। उसके बाद उस सिचुएशंस में कैसे बिहेव करेगा, किसी आइडिया पे कैसे रिएक्ट करता है, तो ये सारा चीज़ एटीट्यूड डिफाइन करता है। तो हम लोग टाइप्स ऑफ एटीट्यूड को समझेंगे। देखिए, बेस्ड ऑन डायरेक्शन ऑफ द एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड हो सकता है, निगेटिव एटीट्यूड हो सकता है और न्यूट्रल एटीट्यूड हो सकता है। तो डायरेक्शंस के आधार पे कैसा जो है सो एटीट्यूड है। पॉजिटिव एटीट्यूड का मतलब फोकस्ड ऑन ऑप्टिज्म, मतलब उसको जो है सो एक आशावादी टाइप का एटीट्यूड है। ग्रोथ एंड कंस्ट्रक्टिव थॉट, किसी के पास जो कोई कंस्ट्रक्टिव थॉट है, जैसे मान लीजिए बार बार उदाहरण दिया जाता है, ग्लास है, आधा खाली है, आधा पानी से मतलब भरा हुआ है, तो आप देखेंगे तो क्या बोलेंगे, तो कोई ये बोल सकता है कि आधा गिलास जो है सो पानी भरा हुआ, कोई ये बोल सकता है आधा खाली है। तो ये देखने का जो नज़रिया है, अगर मान लीजिए ऐसा माना गया है ये कि जो है सो अगर भरा हुआ है बोल रहा है तो मतलब कि वो कैसा है, तो उसका एटीट्यूड पॉजिटिव है। जो खाली बोल रहा है तो इसका मतलब एटीट्यूड कैसा है, उसका निगेटिव है। तो पॉजिटिव एटीट्यूड मतलब जो है सो आशावादी विचारधारा का आदमी, जो कोई चीज़ के बारे में बोलता है हाँ ये इसका ग्रोथ होगा, या फिर जो है सो कंस्ट्रक्टिव थॉट्स जिसके पास है। तो जैसे सपोर्टिंग इन्वायरमेंट कंजर्वेशन एफर्ट इंथुजियास्टिकली, मतलब जो है सो कोई आदमी अगर इन्वायरमेंट के कंजर्वेशंस के बारे में बात कर रहा है या एफर्ट कर रहा है तो उसको अप्रिसिएट कर रहा है कि हाँ ठीक है आप सही काम कर रहे हैं। निगेटिव एटीट्यूड किसको कहते हैं कि इंक्लूड्स पेसिज्म, रेसिस्टेंस और क्रिटिकल थॉट्स। जैसे मान लीजिए कंप्लेनिंग अबाउट न्यू चेंजेस एट वर्क विदाउट कंसिडरिंग पोटेंशियल बेनिफिट। जैसे कोई वर्क प्लेस पे कोई बदलाव हुआ, कोई तकनीक आया, कोई मशीन आया, तो पहले बोल देना कि जो है सो ये मशीन चलेगा नहीं चलेगा, इसका क्या ज़रूरत था। तो इस तरीके का जो एटीट्यूड है उसको हम लोग कहते हैं निगेटिव एटीट्यूड। उसका न्यूट्रल, उसको बहुत ज़्यादा विशेष मतलब नहीं है, इन्वॉल्व्स इनडिफरेंस और लैक ऑफ स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स। एग्जाम्पल, फीलिंग इनडिफरेंट अबाउट अ ट्रेंडिंग फैशन स्टाइल। जैसे मान लो कोई चीज़ चल रहा है तो उसको विशेष मतलब नहीं है, कोई फैशन का स्टाइल चल रहा है तो उसको फॉलो करना नहीं करना कोई विशेष उसको मतलब नहीं है। तो ये है न्यूट्रल एटीट्यूड। तो पॉजिटिव, निगेटिव और न्यूट्रल, इस 3 एटीट्यूड के बारे में हम लोग समझें। अब है बेस्ड ऑन फॉर्मेशंस के आधार पे एटीट्यूड कैसे डिफाइंड है। वह है एक्सप्लिसिट एटीट्यूड, कॉन्शियसली हेल्ड एंड एक्सप्रेस्ड। एग्जाम्पल है सपोर्टिंग ए स्पेसिफिक पॉलिटिकल कैंडिडेट ओपनली। जैसे मान लीजिए कि खुल के अपनी चीज़ों को रखना। जैसे मान लीजिए कि कहीं चुनाव हो रहा है और किसी पार्टी को कोई आदमी सपोर्ट कर रहा है, तो अगर वो 2 ऑप्शन हो सकता है, एक तो ऐसे ही सपोर्ट कर रहा है पता नहीं चल रहा किसी को, एक है कि खुल करके उसके साथ आकर के सपोर्ट कर रहा है। तो ये खुल करके जो आने का जो एटीट्यूड है उसको हम लोग एक्सप्लिसिट एटीट्यूड कहते हैं, ठीक है ना। मतलब आप जो है सो जो आपका एक्सप्रेशंस है वो ओपनली रहना चाहिए, तो उसको हम लोग एक्सप्लिसिट एटीट्यूड कहते हैं। इम्प्लिसिट एटीट्यूड मतलब अनकॉन्शियसली हेल्ड इन्फ्लुएंसिंग बिहेवियर विदाउट द पर्सन्स अवेयरनेस। किसी को जाने बगैर मतलब कि उसको फॉलो कर लेना, तो इसको हम लोग इम्प्लिसिट एटीट्यूड कहते हैं, ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल कि अनकॉन्शियसली एसोसिएटिंग विथ सर्टेन स्टेरियोटाइप विथ स्पेसिफिक ग्रुप्स, किसी भी ग्रुप के साथ ऐसे ही जुड़ जाना, तो ये एक जो है सो एटीट्यूड है, उसको हम लोग इम्प्लिसिट एटीट्यूड कहते हैं।
इसके बाद फिर हम लोग बेस्ड ऑफ फंक्शंस के आधार पे एटीट्यूड कैसा है, जैसे ये काटाज फंक्शनल थ्योरीज भी इस चीज़ों को बताता है कि यूटिलिटेरियन एटीट्यूड बेस्ड ऑन रिवार्ड्स अवॉइडिंग पनिशमेंट्स, एग्जाम्पल वर्किंग ओवर टाइम फॉर बोनस। क्या है कि ये जो एटीट्यूड है कि कोई आदमी रिवार्ड के लिए काम कर रहा है, ठीक है ना, ओवर टाइम जो है सो काम कर रहा है रिवार्ड्स के लिए कि उसको रिवार्ड्स मिले, तो ये एक एटीट्यूड होता है। जैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन में कोई आदमी है लग के काम करता है, उसको लगता है कि हमको इसका रिवार्ड्स मिलेगा, बोनस मिलेगा, तो ये एटीट्यूड है। एक है नॉलेज एटीट्यूड, हेल्प ऑर्गेनाइज एंड अंडरस्टैंड द वर्ल्ड, प्रिफरिंग ए प्रिडिक्टेबल रूटीन टू रिड्यूस अनसर्टेनिटी। क्या है कि एक जो है सो सूझबूझ के साथ किसी भी काम को करना, और वो एक प्रिडिक्ट करके रखता है कि हाँ ये रूटीन है, इसको प्रिडिक्ट करके हम पहले से रखे हुए हैं, तो ये नॉलेज एटीट्यूड है। और यूटिलिटेरियन एटीट्यूड, ये दो एटीट्यूड है, एक जो कि किसी भी रिवार्ड्स के लिए काम करना, और एक की जो है सो हेल्प करता है, ऐसे ही ऑर्गेनाइज अंडरस्टैंड द वर्ल्ड, मतलब वो समझता है और खुद को ऑर्गेनाइज रखता है कि कोई अनसर्टेनिटी नहीं है, तो ये भी एक एटीट्यूड है। इसके बाद है आपको ईगो डिफेंसिव एटीट्यूड, ठीक है ना, प्रोटेक्ट सेल्फ एस्टिमेट और जस्टिफाई एक्शंस, मतलब उसको ऐसा लगता है हर चीज़ के लिए वो कहता है कि हाँ ठीक है, मतलब हर चीज़ों का उसके पास एक जस्टिफिकेशंस है कि हमने ये चीज़ किया तो क्यों किया, उसके पास उसका जवाब है। तो ब्लेमिंग एक्सटर्नल फैक्टर फॉर पर्सनल फेलियर, अगर मान लीजिए वो उसका पर्सनल भी फेलियर होता है तो दूसरे को चीज़ों के लिए ब्लेम कर देता है कि ये फेलियर इसके कारण हो गया, तो किसी को ब्लेम कर सकते हैं। तो इस तरीके का जो एटीट्यूड है उसको कहते हैं हम लोग ईगो डिफेंसिव एटीट्यूड, ठीक है ना, मतलब चीज़ों के लिए दूसरे को दोषी ठहराना। वैल्यू एक्सपेंसिव एटीट्यूड रिफ्लेक्ट्स कोर वैल्यूज एंड सेल्फ कंसेप्ट, कोर वैल्यूज और सेल्फ कंसेप्ट के बारे में बता रहा है। एग्जाम्पल जैसे एडवोकेटिंग फॉर ह्यूमन राइट्स बिकॉज इट अलाइन विथ पर्सनल बेनिफिट्स बिलीफ्स। क्या है कि ऐसा हमको लग रहा है कि ह्यूमन राइट्स होना चाहिए, मतलब ह्यूमन राइट्स का वायलेशन नहीं होना चाहिए, तो इस तरीके का उसके लिए लड़ना, तो ऐसा जो एटीट्यूड है उसको हम लोग कहते हैं वैल्यू एक्सप्रेसिव एटीट्यूड, ठीक है ना, मतलब रिफ्लेक्ट्स कोर वैल्यू एंड सेल्फ कंसेप्ट। जैसे इसका एग्जांपल है कि आप एडवोकेट कर रहे हैं किसको, ह्यूमन राइट्स को, बिकॉज इट अलाइंस विथ पर्सनल बिलीफ्स, ठीक। इसके बाद है बेस्ड ऑन कंपोनेंट्स, इसको हम लोग ABC मॉडल ऑफ एटीट्यूड भी कहते हैं, ठीक है ना, इसको हम लोग ABC मॉडल ऑफ एटीट्यूड भी कहते हैं। जैसे अफेक्टिव एटीट्यूड, बिहेवियर एटीट्यूड, और तीसरा जो है वो कॉग्निटिव एटीट्यूड, तो इसको हम लोग ABC मॉडल ऑफ एटीट्यूड कहते हैं। तो जो सबसे पहला है अफेक्टिव एटीट्यूड, इमोशनल फीलिंग टुवर्ड्स अ सब्जेक्ट, किसी भी चीज़ को लेकर के इमोशनली आपका क्या फीलिंग है, वो है इफेक्टिव एटीट्यूड, ठीक है ना। जैसे किसी भी आप कोई म्यूज़िक को, प्रॉपर म्यूज़िक को आप पसंद कर रहे हैं, तो ये है आपको अफेक्टिव एटीट्यूड। दूसरा है बिहेवियर एटीट्यूड, बिहेवियर द वे वन एक्ट्स बेस्ड ऑन देयर एटीट्यूड, कैसे कोई जो है सो एक्ट कर रहा है। जैसे एग्जांपल है अवॉइडिंग सर्टेन फूड्स ड्यू टू डाइटरी प्रीफरेंसेस, किसी भी फूड को अवॉइड करना, चूँकि उसका जो डाइटिशियन है उन्होंने प्रीफर किया कि इस चीज़ को जो है सो अवॉइड करना है, तो उसके रिगार्डिंग आप कैसे जो है सो बिहेव करते हैं, किस तरीके का एटीट्यूड लेकर के आते हैं। इसके बाद तीसरा चीज़ है कॉग्निटिव एटीट्यूड, बिलीव्स और थॉट्स अबाउट अ सब्जेक्ट, किसी भी चीज़ को लेकर के आपका कैसा थॉट्स है। जैसे बिलीविंग दैट रेगुलर एक्सरसाइज इम्प्रूव्स हेल्थ, ऐसा मानना है आपका कि हम जो है सो रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे तो उससे हमारा हेल्थ क्या होगा, इम्प्रूव करेगा, तो ये है कॉग्निटिव एटीट्यूड, ठीक। अब छठा जो चीज़ है वो है बेस्ड ऑन सोशल इन्फ्लुएंस, सोशल इन्फ्लुएंस के आधार पे एटीट्यूड हमारा कैसा है। तो सोशल एटीट्यूड्स इन्फ्लुएंस्ड बाय सोसाइटियल नॉर्म्स एंड एक्सपेक्टेशन, सोसाइटी का क्या नॉर्म्स है और क्या एक्सपेक्टेशन है, उसके अनुसार हमारा एटीट्यूड कैसे हो रहा है। जैसे एग्जाम्पल है फॉलोइंग फैशन ट्रेंड्स पॉपुलर इन अ कम्युनिटी, ठीक है ना, किसी भी कम्युनिटी में जो फैशन का जो ट्रेंड है वो किस तरीके का है, ठीक है ना, किसी भी पर्सनालिटी में सोसाइटी में
जो ट्रेंड्स है फैशन का, ठीक है ना, फैशन का ट्रेंड्स वो कोई कम्युनिटी कैसे फॉलो कर रहा है, तो उसके अनुसार आपका क्या एटीट्यूड हो रहा है, आप उसको फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं तो वो बताता है आपका सोशल एटीट्यूड। दूसरा जो है वो है इंडिविजुअल एटीट्यूड। इंडिविजुअल एटीट्यूड जिसे आप व्यक्तिगत रूप से पर्सनल और एंड इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर्स, एक्सटर्नल प्रेशर से आप कैसे स्वतंत्र है पर्सनली। जैसे एग्जांपल है प्रिफरिंग टू स्टे अवे फ्रॉम सोशल मीडिया डिस्पाइट इट्स पॉपुलैरिटी। जैसे मान लीजिए कोई सोशल मीडिया पे किसी तरीके का विवाद चल रहा है, कुछ भी चल रहा है, तो उससे आप खुद को बहुत अलग रखें, कोई मतलब नहीं है, तो उसको हम लोग कहते हैं इंडिविजुअल एटीट्यूड। कि किसी भी चीज़ों को लेकर के आप एक्सटर्नल प्रेशर से इन्फ्लुएंस नहीं हो रहे, तो वो कैसा एटीट्यूड है, इंडिविजुअल एटीट्यूड है। इसके बाद है बेस्ड ऑन कॉन्टेक्स्ट, इसके आधार पे जैसे जनरल एटीट्यूड और स्पेसिफिक एटीट्यूड। जनरल एटीट्यूड मतलब ब्रॉड पर्सपेक्टिव दैट अप्लाई अक्रॉस सिचुएशन, एग्जांपल हैविंग अ पॉजिटिव आउटलुक ऑन लाइफ ओवरऑल, ठीक है। जैसे जनरल एटीट्यूड क्या है, कंटेक्स्ट मतलब जिस तरीके का माहौल है उस हिसाब से, या स्पेसिफिक एटीट्यूड टारगेटेड टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट और सिचुएशन, किसी ऑब्जेक्ट या सिचुएशन के अनुसार आप कैसे जो है सो अलाइन है, खुद को अलाइन कर रहे हैं, तो ये है स्पेसिफिक एटीट्यूड। इसके बाद हम लोग जो पढ़ेंगे वो है जॉब सेटिस्फेक्शन। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट माना गया है। जॉब सेटिस्फेक्शन एक बहुत ये टॉपिक है कि जो है सो हर किसी को समझना चाहिए। जॉब सेटिस्फेक्शन क्या है? जॉब सेटिस्फेक्शन रिफ्लेक्ट्स टू लिव कंटेमिनेंट और सेटिस्फेक्शन एंड इंडिविजुअल फील्स रिगार्डिंग देयर जॉब। कोई भी आदमी अपनी जॉब के बारे में क्या सोच रहा है, क्या जो है सो फील कर रहा है, उसके बारे में बताता है। इट इनकम्पास वेरियस फैक्टर, बहुत सारा फैक्टर्स है इसमें, जैसे नेचर ऑफ वर्क, किस तरीके का काम है, रिलेशनशिप विथ कलीग्स, कलीग्स के साथ कैसा उसका मेल मिलाप है, जिसके साथ सहकर्मी के साथ कैसा उसका माहौल है, सुपरवाइजर्स कैसे हैं उसके बाद कंपनसेशन मतलब उसको छुट्टी ये सारा चीज़ कैसे मिल रहा है, ग्रोथ या अपॉर्चुनिटी कैसा है, एंड द ओवरऑल वर्क इन्वायरमेंट किस तरीके का है। जॉब सेटिस्फेक्शन जो है सो माना गया है की डिटर्मिनेंट ऑफ एम्प्लॉयज़ परफॉर्मेंस, कमिटमेंट एंड ओवरऑल वेलबींग। हर चीज़ के लिए, वेलबींग के लिए, कमिटमेंट कितना है एम्प्लॉय का उसके लिए, कैसा उसका परफॉर्मेंस होगा इसके लिए, ये सारे फैक्टर्स के लिए जॉब सेटिस्फेक्शन जो है सो बहुत ही की रोल अदा करता है। इंट्रिंसिक फैक्टर्स है जॉब सेटिस्फेक्शन में। सबसे पहला चीज़ जो है वो क्या है, इंट्रिंसिक फैक्टर। इसमें है आपको वर्क इटसेल्फ, रिकॉग्निशन एंड अचीवमेंट और ऑटोनोमी, ठीक है। तीन चीज़ें इसमें, वर्क इटसेल्फ, रिकॉग्निशन एंड अचीवमेंट और ऑटोनोमी, ठीक। वर्क इटसेल्फ क्या कहता है, द डिग्री ऑफ चैलेंजेस, वैरायटी एंड मीनिंगफुलनेस ऑफ इन द वर्क, ठीक है। किसी भी जॉब पे जब आप जा रहे हैं तो वहाँ जो वर्क आपको मिल रहा है वो किस तरीके का वर्क मिल रहा है, ठीक है ना, वर्क खुद में कैसा है, ठीक है ना, वो वर्क जो है सो कितना ज़्यादा चैलेंजेबल है, कि जो है सो ये मतलब होता है ना कि कोई चीज़ क्या ये चैलेंज की तरह हम ले रहे हैं इसको, तो वैसा है, किस तरीके का है, अलग अलग तरीके का मिल रहा है, वैरायटी ऑफ वर्क मिल रहा है या सिमिलर टाइप का ही वर्क मिल रहा है, और क्या चीज़ ऐसा है वर्क में जो मतलब ऐसा लगता है कि मीनिंगफुलनेस है, कोई काम का नहीं है। तो ये है वर्क के बारे में, ये एक पहला फैक्टर है कि वो कैसा है, इससे जॉब सेटिस्फेक्शन से डिसाइड होता है। उसके बाद है कि रिकॉग्निशन और अचीवमेंट्स, फीलिंग वैल्यू एंड रिकॉग्नाइज्ड फॉर एकम्प्लिशमेंट। अगर मान लीजिए कोई काम आप कर रहे हैं तो कोई इसको रिकॉग्नाइज कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कोई उसको जो है सो ये अप्रिशिएट कर रहा है कि नहीं है। ऑटोनॉमी मतलब फ्रीडम टू मेक डिसीजन एंड कंट्रोल वंस वर्क, मतलब क्या आपको अपने कार्य क्षेत्र में निर्णय लेने की स्वतंत्रता है कि नहीं है, और आपका जो काम है वो आपके कंट्रोल में है कि नहीं है, ठीक है। तो इसको हम लोग ऑटोनॉमी कहते हैं। तो वर्क इटसेल्फ मतलब काम खुद में कैसा है, उसके बाद कितना ज़्यादा चैलेंजेबल है, क्या सब ऐसा है वर्क में जो मीनिंगफुलनेस है। दूसरा जो फैक्टर है वो रिकॉग्निशन और अचीवमेंट का है,
कि आपका जो भी वर्क है, जो आप टास्क कंप्लीट कर रहे हैं, वो उससे जो है सो फीलिंग वैल्यूड वाले से लग रहा है कि हाँ ये काम हम कर रहे हैं, या फिर जो है सो उसको कोई रिकॉग्नाइज कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कोई जो है सो अप्रिसिएट कर रहा है कि नहीं, और जो भी आप काम कर रहे हैं उस काम को करने में आपका जो है स्वाधीन, मतलब जो है सो उस पर अधिकार जो है सो वो कितना ज़्यादा है, कि आप किस तरीके से निर्णय लेने के लिए कितना ज़्यादा स्वतंत्र हैं, और जो काम आप कर रहे हैं वो आपके कंट्रोल में कितना ज़्यादा है। तो ये 3 फैक्टर्स है, इंट्रिंसिक फैक्टर्स। दूसरा जो चीज़ है वो एक्सट्रिंसिक फैक्टर। ये 3 चीज़ें जो आपके अधीन है, ठीक है ना, मतलब आपके ऊपर का चीज़ है। दूसरा जो चीज़ है वो है एक्सट्रिंसिक फैक्टर, मतलब जैसे कंपनसेशन, कोई भी जॉब में आपको जो है सो जो सैलरी है वो कितना मिल रहा है, जो बेनिफिट्स है सैलरी के अलावा वो कैसा है, और जो फाइनेंशियल रिवार्ड्स है वो कैसा है। जैसे मान लीजिए कहीं किसी जगह अटेंडेंस पे रिवार्ड है, मतलब आप थ्रू आउट द मंथ एक भी आप लीव नहीं लेंगे तो एक जो भी छोटा सा कैश प्राइज है, या मान लीजिए कुछ भी इस तरीके का फाइनेंशियल अगर रिवार्ड्स है, या कोई टारगेट पूरा करने पे, तो कंपनसेशन देना दूसरे का काम है, इसलिए नाम है इसका एक्सट्रिंसिक फैक्टर। इस पे जॉब सेटिस्फेक्शन डिपेंड करता है। जॉब सिक्योरिटी ये भी एक्सट्रिंसिक फैक्टर है। एश्योरेंस ऑफ स्टेबिलिटी, कितना ज़्यादा कोई आदमी स्टेबल हो सकता है, या कंटिन्यूटी इन एम्प्लॉयमेंट, कितने दिनों तक किसी में रह सकता है, तो इससे भी जॉब सेटिस्फेक्शन डिफाइन होता है। तीसरा जो चीज़ है वो है वर्क कंडीशन, ठीक है ना, फिजिकल एनवायरनमेंट, टूल्स एंड फैसिलिटी। क्या जैसे कोई भी आदमी काम करने जा रहा है तो क्या सुविधा है वहाँ पे किसी काम को, किसी टास्क को परफॉर्म करने का, तो वहाँ का फिजिकली एनवायरनमेंट कैसा है, उसका टूल्स जो उनको मुहैया कराया जा रहा है या जो अवेलेबल कराया जा रहा है टूल्स वो किस तरीके का है, और फैसिलिटीज़ कैसा है। इसके बाद है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स, ठीक है ना। पहला चीज़ है इंट्रिंसिक, दूसरा एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक में हम लोगों ने समझा कि क्या उसका काम है, किस तरीके का काम है, चैलेंजिंग वर्क है, या फिर जो है सो ऐसे ही जो है वैराइटीज़ ऑफ वर्क है, उसका काम पे उसका कितना अधिकार है, कैसे वो निर्णय ले सकते हैं, और काम को कोई रिकॉग्नाइज कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, उसका काम रिकॉग्नाइजेबल है या नहीं है। इसको सबसे पहले चीज़ों में हम लोगों ने समझा। दूसरा है हम लोगों ने समझा क्या चीज़, तो दूसरा हम लोगों ने समझा एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स के बारे में। जो भी हम काम कर रहे हैं उसके लिए जो कंपनसेशन है, यानी कि जो सैलरी, बेनिफिट्स और किसी तरीके का फाइनेंशियल रिवार्ड्स है वो कितना है, इससे हम लोग का जॉब सेटिस्फेक्शन डिपेंड करता है। अगर मान लीजिए सैलरी अच्छा होगा तो लोगों को लगता है हाँ ठीक चल रहा है, तो लोग खुश रहेंगे, जॉब सेटिस्फाइड लोग काम करेंगे। बेनिफिट्स अगर अच्छा मिलेगा तो लोग जो है सो सेटिस्फाइड रहेंगे इससे, और कोई फाइनेंशियल अगर रिवॉर्ड्स मिलता है तो उससे लोग ये रहेंगे। उसके बाद है जॉब सिक्योरिटी। जॉब सिक्योरिटी क्या है कि एश्योरेंस ऑफ स्टेबिलिटी एंड कंटिन्यूटी इन एम्प्लॉयमेंट। किसी भी जॉब में कितने दिनों तक आप हैं, और जो है सो ये बताता है आपका जॉब सिक्योरिटी कि आप पे स्टेबिलिटी है कि नहीं है आपके पास, और कंटिन्यूटी है कि नहीं है, ठीक। तीसरा जो फैक्टर है वो है वर्क कंडीशंस। जैसे किसी जगह पे आप जब काम कर रहे हैं तो कैसा वर्किंग कंडीशन है आपका, फिजिकल एनवायरनमेंट और टूल्स और फैसिलिटीज जो आपको मिल रहा है वो किस तरीके का मिल रहा है। तीसरा जो चीज़ है वो है इंटरपर्सनल रिलेशंस, कि सुपरवाइजर के साथ आपका कैसा रिलेशन है, कलीग के साथ, और जो कम्युनिकेशन है वो किस तरीके का है। सुपरवाइजर जो है सो सपोर्ट और फेयरनेस इन मैनेजमेंट, इससे पता चलता है कि आपका जो सपोर्ट है मैनेजमेंट का, या जो मैनेजमेंट का जो फेयरनेस है, एक समता जो है वो किस तरीके का है। कलीग्स के साथ आपका जो है सो अगर अच्छा है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, व्यक्तिगत संबंध, तो उससे अच्छा एक टीम वर्क बनेगा, कोलैबोरेशंस बनेगा, और वर्क प्लेस का जो हार्मोनी है वो, मतलब जो माहौल है वो अच्छा होगा। कम्युनिकेशन ओपन और इलेक्टिव, अगर कम्युनिकेशन है तो एक्सचेंज होगा किसका, आइडियाज़ और फीडबैक दोनों का। जैसे कोई काम को करने के लिए कोई आइडिया है तो इस काम को हम कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए अगर कम्युनिकेशंस ओपन होगा तो आप अपनी बातों को रख सकते हैं, या किसी में कोई फेल्योर हो रहा है, किसी तरीके का सपोर्ट की ज़रूरत है तो उसके बारे में अगर फीडबैक देना है तो आप इजीली फीडबैक दे सकते हैं। तो कम्युनिकेशंस का ओपन होना ज़रूरी है। जो चौथा पॉइंट है वो क्या है, तो अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ग्रोथ। जॉब सेटिस्फेक्शन में ये भी अहम रोल है कि किसी को भी अगर ऐसा लग रहा है कि हम यहाँ काम करें तो हमारे करियर का ग्रोथ है,
तो वो जॉब से सेटिस्फाइड होगा। तो कैरियर एडवांसमेंट मतलब कि अपॉर्चुनिटीज फॉर, उसको ये ऐसा लगना चाहिए कि हमको यहाँ प्रमोशंस मिल सकता है, या प्रोफेशनल हमारा डेवलपमेंट हो सकता है। प्रोफेशनल डेवलपमेंट मतलब कि वो कोई नया स्किल सीख सकता है, नए जो है सो रिस्पॉन्सिबिलिटीज उसको मिल सकती है, नए प्रोजेक्ट मिल सकता है। तो प्रोफेशनल डेवलपमेंट और अपॉर्चुनिटी किसका, तो प्रमोशंस का। तो इससे डिफाइन होता है आपका करियर एडवांसमेंट। उसके बाद दूसरा जो फैक्टर है इसमें वो है स्किल डेवलपमेंट, जैसे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स या फिर लर्निंग एक्सपीरियंस। ये दो चीज़ अगर मिल रहा है तो वो कहीं ना कहीं इसको क्या करेगा, तो जॉब सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करवाएगा। ठीक है। इसके बाद है वर्क लाइफ बैलेंस। ठीक है ना, जॉब के साथ जो है सो हर किसी का अपना पर्सनल लाइफ है। तो पर्सनल लाइफ कैसे आपका बैलेंस हो रहा है उससे, जैसे कोई जॉब कर रहे हैं तो पर्सनल लाइफ अगर बैलेंस हो रहा है, तो अगर पर्सनल लाइफ बैलेंस हो रहा है उससे भी जो है सो क्या होगा, तो वर्क लाइफ अगर बैलेंस हो रहा है तो उससे जॉब सेटिस्फेक्शन आएगा मनुष्य के अंदर। तो फ्लेक्सिबिलिटी इन वर्किंग आवर, जैसे मान लीजिए किसी को सुबह कुछ काम लग जा रहा है, तो फ्लेक्सिबिलिटी अगर उसका वर्किंग आवर में है तो एक्सेप्ट करेगा जॉब को और सेटिस्फाइड रहेगा उस काम से। जैसे मान लीजिए आप किसी में है कि नहीं 10 का 10 पहुंचना है, किसी में है कि नहीं 1 घंटा आप कभी पहले भी पहुंच सकते हैं, कभी देर भी पहुंच सकते हैं, उससे कोई विशेष मतलब नहीं है। तो फ्लेक्सिबिलिटी एंड वर्किंग आवर जो है सो वर्क लाइफ बैलेंस को मेंटेन करता है, जिससे जॉब सेटिस्फेक्शन इंप्रूव होता है। उसके बाद पॉलिसीज दैट सपोर्ट फैमिली एंड पर्सनल लाइफ, ऐसा कुछ पॉलिसीज बनाना जो फैमिली को सपोर्ट करे और पर्सनल लाइफ को सपोर्ट करे, तो ये इससे भी जो है सो जॉब सेटिस्फेक्शन इंप्रूव होता है। इसके बाद है 6 नंबर है जो अलाइनमेंट विथ पर्सनल वैल्यूज। पर्सनल वैल्यू के साथ, जैसे हमारा अपना जो पर्सनल वैल्यू है उसके साथ हम जो काम कर रहे हैं वो काम अलाइन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है। द एक्सटेंट टू विच द ऑर्गेनाइजेशंस वैल्यू, ऑर्गेनाइजेशन का जो वैल्यू है वो अलाइन हो रहा है कि नहीं विथ इंडिविजुअल्स बिलीव्स एंड एथिक्स, हमारा जो मानना है, जो हमारा एथिक्स है उसके साथ ऑर्गेनाइजेशन का चीज़ जो है सो वो अगर अलाइन हो रहा है तो उससे भी जो है सो जॉब सेटिस्फेक्शंस का जो इम्प्रूवमेंट है वो होता है। इसके बाद हम लोग समझते हैं कि थ्योरीज क्या है ऑफ जॉब सेटिस्फेक्शन। आखिर जॉब सेटिस्फेक्शन का कुछ जो थ्योरीज जो ह्यूमन रिसोर्स पढ़ रहे हैं लोग वो किस तरीके से दिए हैं। मैस्लोज हिरार्की ऑफ नीड्स, ठीक है ना, एम्प्लॉयज सेटिस्फेक्शंस डिपेंड्स ऑफ फुलफिलिंग देयर नीड्स। एम्प्लॉयज का जो सेटिस्फेक्शंस है वो इस बात से जो है सो ये होता है, फुलफिल होता है कि उसका नीड्स फुलफिल हो रहा है कि नहीं, मतलब एम्प्लॉयज का सेटिस्फेक्शन है इस बात से होगा कि उसका नीड्स फुलफिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। स्टार्टिंग फ्रॉम बेसिक साइकोलॉजिकल नीड्स टू सेल्फ एक्वाइजेशन, मतलब उसका मानसिक जो रूप से भी जो ज़रूरत है उसको ऐसा लग रहा है कि हाँ मेरा ज़रूरत पूरा हो रहा है, तो वो जॉब से सेटिस्फाई होगा। ऐसा मास्लोज हिरार्की ऑफ नीड्स का जो थ्योरी है वो बताता है हम लोग को। दूसरा है हाइजीन फैक्टर्स एलिमेंट्स दैट प्रिवेंट डिससेटिस्फैक्शन, एग्जाम्पल सैलरी वर्क कंडीशंस। ठीक है ना, ये सारा जो फैक्टर्स है वो डिससेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करवाता है। जैसे लोगों का सैलरी, उसको लगता है कि हम सैलरी से ज़्यादातर ऐसा होता है, तो ये जो इस फैक्टर को हम लोग हाइजीन फैक्टर कहते हैं, या फिर वर्क कंडीशन से अगर आदमी अनसेटिस्फाइड है। ठीक, तो हाइजीन्स का जो 2 फैक्टर थ्योरी है उसमें पहला है क्या चीज़, तो एलिमेंट्स दैट प्रिवेंट डिससेटिस्फैक्शन, वो क्या है, सैलरी और वर्क कंडीशन। दूसरा है मोटिवेटर्स एलिमेंट्स दैट इनहेंस सेटिस्फैक्शन, अचीवमेंट्स एंड रिकॉग्निशन। दोनों चीज़ है, 2 फैक्टर थ्योरी है, एक है कि क्या चीज़ डिससेटिस्फाई करता है और एक क्या है सेटिस्फाई करता है। तो सेटिस्फाई करता है अगर वर्क पे उसका जो अचीवमेंट्स है उसका रिकॉग्निशन हो रहा है, कोई अचीवमेंट वो प्राप्त कर रहा है, किसी अगर कुछ प्राप्त किया है तो उसको रिकॉग्नाइज किया जा रहा है, रिकॉग्नाइज नहीं किया जा रहा है, इससे उसका जो मतलब मोटिवेटर्स और हाइजीन फैक्टर, ये 2 फैक्टर्स है। पहला फैक्टर्स बताता है कि डिससेटिस्फैक्शन किस तरीके से एम्प्लॉय के अंदर हो सकता है, अगर सैलरीज नहीं मिलेगा या वर्क कंडीशंस खराब होगा तो डिससेटिस्फैक्शन होगा। मोटिवेटर्स मतलब उसके कामों को अगर रिकॉग्नाइज किया जाएगा या जो अचीवमेंट को रिकॉग्नाइज किया जाएगा वो है मोटिवेटर्स। इसके बाद है इक्विटी थ्योरी, सेटिस्फाई इन इन्फ्लुएंस्ड बाय द प्री रिसीव्ड फेयरनेस ऑफ इनपुट आउटपुट रेशियो कंपेयर टू पीयर्स। ठीक है ना, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि कभी भी बॉस के द्वारा कि हाँ फैमिली है, फ्रेंड्स है, उसको
ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसको जो है सो प्रायोरिटी आप दे रहे हैं, तो उसको प्रायोरिटी नहीं दे करके आप इक्विटी के साथ अगर काम को कर रहे हैं, किसी को प्रमोशन दे रहा है, तो आप ऐसा नहीं देख रहे कि हाँ मेरा आदमी है तो उसको आप प्रमोट कर दिए, ये आदमी नहीं है मेरा तो उसको प्रमोट नहीं किया। तो ये जो चीज़ है वो नहीं होना चाहिए। तो वो जो थ्योरी है, इससे क्या होगा कि आपका जॉब सेटिस्फेक्शंस डिक्रीज करेगा, लोगों का जो सेटिस्फेक्शन है जॉब का वो आपके ऑर्गेनाइजेशन में डिक्रीज करेगा। तो इक्विटी थ्योरी हम लोग को सेटिस्फेक्शंस के बारे में बताता है। उसके बाद है जॉब कैरेक्टरिस्टिक्स मॉडल। सेटिस्फेक्शन अराइजेज व्हेन जॉब्स एंड आर डिजाइन्ड विथ एलिमेंट्स लाइक टास्क सिग्निफिकेंस, ऑटोनोमी एंड फीडबैक। ठीक है ना। जॉब कैरेक्टरिस्टिक्स मॉडल्स कैसे जो है सो डिजाइन किया जा सकता है। तो सेटिस्फेक्शन जो है वो किसके साथ शुरू होता है, राइजेज विथ जॉब आर डिजाइन्ड विथ एलिमेंट्स लाइक टास्क सिग्निफिकेंस, मतलब हर आदमी का जो टास्क है वो सिग्निफाइड टास्क मिलना चाहिए। ऑटोनोमी मतलब काम जो भी कर रहा है उसके पे उसका अपना अधिकार होना चाहिए, उसको लगना चाहिए हाँ ये काम करे, तो उसको जो है ऑनरशिप टाइप का महसूस होना चाहिए। और जो फीडबैक है उसका मैकेनिज्म अच्छा होना चाहिए। तो इससे एक अच्छा जो है सो जॉब कैरेक्टरिस्टिक्स मॉडल्स डिज़ाइन किया जा सकता है, जो कि जॉब सेटिस्फेक्शंस के लिए काफ़ी मददगार होगा। इसके बाद है आपको इफ़ेक्ट्स ऑफ जॉब सेटिस्फेक्शंस। अगर मान लीजिए किसी ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी लोग काम कर रहे हैं वो अगर सेटिस्फाइड होंगे किस चीज़ से, जॉब से, तो उसका ऑर्गेनाइजेशन पे भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। अगर मान लीजिए जो उतने एम्प्लॉय हैं वो जॉब से सेटिस्फाई हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छे से काम करेंगे, प्रोडक्टिव काम करेंगे, इथिकली काम करेंगे, और जो है सो एक इमोशनली ऑर्गेनाइजेशन के साथ अटैच होकर के वर्क को करेंगे। तो सबसे पहला है पॉजिटिव है, अगर इफेक्ट इसका जो है वो क्या है, हायर प्रोडक्टिविटी एंड परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस भी बढ़ेगा और क्या बढ़ेगा, प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगा। तो जॉब सेटिस्फेक्शन का क्या इफेक्ट है वो हम लोग समझे, क्या क्या बढ़ेगा। तो हायर प्रोडक्टिविटी और परफॉर्मेंस। इंक्रीज एम्प्लॉय लॉयलिटी, मतलब एम्प्लॉय का लॉयलिटी बढ़ेगा, ऑर्गेनाइजेशन के प्रति जो विश्वास है और भरोसा है वो बढ़ेगा। रिड्यूस टर्नओवर। रिड्यूस टर्नओवर का मतलब यहाँ ये नहीं है कि उसका टर्नओवर कम हो जाएगा। टर्नओवर का मतलब ये है यहाँ पे कि लोग को मतलब जैसे छोड़ने का जो रेशियो है, मतलब एक जगह पे 5 लोग काम कर रहे हैं वो छोड़ दे रहे हैं, दूसरा लोग आ रहा है, तो ये जो रेट है छोड़ने का जो है सो आप ऐसे समझ लीजिए, रिटेंशन का जो रेट है वो क्या होगा, रिड्यूस होगा। लोग जो है सो एक ही जगह जो है सो जम करके काम करेंगे। तो ये जो है रिड्यूस टर्नओवर का मतलब ये है। इम्प्रूव्ड मेंटल हेल्थ, जो भी ऑर्गेनाइजेशन में लोग काम कर रहे हैं उसका मेंटल हेल्थ सही होगा। वेल बीइंग, बेटर टीम वर्क एंड वर्क प्लेस मोरल, अच्छा जो है सो टीम वर्क में काम होगा तो अच्छा काम होगा, और वर्क प्लेस जो मोरल है, इथिक्स और मोरल, उस पर काम होगा। तो ये पॉजिटिव इफेक्ट है अगर जो भी कर्मचारी, कोई भी एम्प्लॉय किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर जॉब कर रहा है तो ये पॉजिटिव उसका इफेक्ट है। दूसरा निगेटिव इफेक्ट क्या है लो जॉब सेटिस्फेक्शन का। अगर मान लीजिए निगेटिव इफेक्ट के बारे में हम लोग बात करें तो क्या है, इंक्रीज्ड एब्सेंटेनिज्म और टर्नओवर रेट्स। क्या है कि जैसे अनुपस्थिति का दर बढ़ने लगेगा, मतलब लोग ज़्यादा एब्सेंट करेंगे। ऑर्गेनाइजेशन 50 लोग काम कर रहे हैं, पता चल रहा है कि रोज़ 5 लोग जो है सो एब्सेंट हो जा रहा है। उसके बाद टर्नओवर रेट, रोज़ जो है सो 2 लोग छोड़ के जा रहा है, 2 लोग आ रहा है। टर्नओवर रेट जो है सो कैसे इनकी जो है, डिक्रीज प्रोडक्टिविटी। अब इस तरीके से रोज नया लोग आएगा, पुराना छोड़ के जाएगा, तो या कोई एब्सेंट रहेगा तो उससे क्या होगा, प्रोडक्टिविटी डिक्रीज कर जाएगा, और मोटिवेशन भी लोगों का काम करने के प्रति डिक्रीज कर जाएगा। हायर लेवल ऑफ स्ट्रेस एंड बर्नआउट, काफ़ी जो है सो स्ट्रेस में लोग रहेंगे, और एक जो है सो अलग सा मतलब क्या होता है कि ये हो जा रहा है बर्नआउट, मतलब मेंटली पूरा एग्जॉस्ट हो जाएगा, इस तरीके का माहौल होगा। तो ये 3 फैक्टर है, क्या चीज़, तो निगेटिव जॉब सेटिस्फेक्शंस। इसके बाद फिर हम लोग समझते हैं कि आखिर जॉब सेटिस्फेक्शंस को जो है सो कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, हाउ टू इम्प्रूव जॉब सेटिस्फेक्शंस। तो जॉब सेटिस्फेक्शंस को इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है, कौन कौन सा ऐसा स्टेप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ले जिससे उस ऑर्गेनाइजेशन का जो जॉब सेटिस्फेक्शंस का जो रेशियो है वो इंक्रीज करे। ठीक, एम्प्लॉयज सेंट्रिक प्रैक्टिसेस, ठीक है ना, जैसे कर्मचारी केंद्रित जो है सो प्रैक्टिस ऑर्गेनाइजेशन को करना चाहिए। प्रोवाइडिंग क्लियर जॉब रूल्स, जैसे काम जो करें तो
कर्मचारी केंद्रित आपको काम करना होगा, ठीक है ना। उसमें है प्रोवाइड क्लियर जॉब रोल्स। किसी को भी अगर रोल्स डिफाइन कर रहे हैं, किसी को कोई जॉब का रोल्स दे रहे हैं, तो उसको प्रोवाइड करें आप क्लियर जॉब रोल्स कि ठीक है ये काम है आपको करना है, तो आपका ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। एक्सपेक्टेशंस भी बता दें कि आपसे हमें ये चीज़ एक्सपेक्टेशंस है, तो उसको पता रहेगा कि हमको ये टास्क दिया गया है और हमसे जो सामने वाला है वो ये पैरामीटर्स पे फीडबैक मांगेगा या जो रिपोर्ट है वो मांगेगा, ठीक है ना। कितना प्रोग्रेस हुआ है ये सारा रिपोर्ट्स उसी फैक्टर्स पे मांगेगा। इनकरेज एम्प्लॉयज़ फीडबैक एंड पार्टिसिपेशंस इन डिसीजन मेकिंग। आप जो एम्प्लॉय का जो फीडबैक है उसको इनकरेज करें। किसी भी चीज़ के लिए अगर कोई आदमी आपने कोई भी काम कर रहे हैं, कोई प्रोजेक्ट ले रहे हैं, उस प्रोजेक्ट पे लोगों से जो आपने फीडबैक लिया है उस फीडबैक को इनकरेज करें और साथ में पार्टिसिपेट करवाएं लोगों को कि डिसीजन मेकिंग में कि हाँ ये लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। तो देख ले जैसा भी हो उस हिसाब से उसको ऐसा लगना चाहिए कि निर्णय हम लोगों ने जो कहा ऑर्गेनाइजेशन ने उस तरीके का निर्णय लिया, तो उसका पार्टिसिपेशन होना चाहिए। दूसरा जो फैक्टर्स है वो है रिकॉग्निशन और रिवार्ड्स। मतलब एम्प्लॉयज़ अगर कोई काम कर रहा है तो उसको आप रिकॉग्नाइज करें, सेलिब्रेट करें अचीवमेंट्स को और प्रोवाइड करें इंसेंटिव्स, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कोई नया प्रोजेक्ट आपको मिल रहा है, कोई आप टास्क कंप्लीट कर ले रहे हैं, कोई जो है सो शिपमेंट है वो शिपमेंट को कंप्लीट कर ले रहे हैं, तो ये जो चीज़ है उसको उस अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करें और उससे अगर संगठन को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है तो कुछ जो है सो इंसेंटिव्स लोगों को बांट दें। उसके बाद है ऑफर कम्पिटिटिव सैलरीज एंड बेनिफिट्स, ठीक है ना। लोगों को जो है सो अच्छा सैलरीज दे कि मार्केट में जो चल रहा है उसमें बेस्ट सैलरी दें और अच्छा बेनिफिट्स दें, ठीक। तो ये है कि कैसे हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं किस चीज़ को, तो जॉब सेटिस्फेक्शंस को। तो पहला चीज़ है एम्प्लॉय सेंट्रिक, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, जिसमें हम लोगों ने ये समझा कि क्लियर जो है सो एम्प्लॉयज़ को पता होना चाहिए कि उसका जो जॉब रोल्स है वो क्या है, किस रोल्स पे वो काम कर रहा है। उसके बाद उससे ऑर्गेनाइजेशन को क्या एक्सपेक्टेशंस है, ठीक। जो भी अगर एम्प्लॉय अगर कुछ फीडबैक दे रहा है तो उस फीडबैक को इनकरेज करना है और पार्टिसिपेशन उसका कैसा है डिसीजन मेकिंग में, उसके बारे में हम लोग को मतलब उसका पार्टिसिपेशंस को भी बढ़ाना है, ठीक है ना। इनकरेज करना है पार्टिसिपेशंस को भी, एम्प्लॉयज़ के पार्टिसिपेशन को कहाँ इनकरेज करना है, तो पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग। उसके बाद है रिकॉग्निशन एंड रिवार्ड्स, क्रिएट करना है आपको अचीवमेंट्स और प्रोवाइड इंसेंटिव्स, ठीक है ना। कोई भी सेलिब्रेट करना है अचीवमेंट्स को और इंसेंटिव्स देना है। उसके बाद कोई भी अगर बेनिफिट्स है वो प्रोवाइड आप जो करवा सकते हैं, जो मार्केट में बेनिफिट्स लोग प्रोवाइड करवा रहे हैं, जैसे मान लीजिए जो है सो कोई हेल्थ इंश्योरेंस है, वो सारा चीज़ है जो आप कर्मचारी को चाहे तो प्रोवाइड करवा सकते हैं, कोई भी बेनिफिट्स। और कोई जो है सो फेयर सैलरीज दे, जो भी मार्केट में चल रहा है कंपटीशन में जो बेस्ट सैलरी दे रहे हैं वो सैलरी आप दें। उसके बाद है प्रोफेशनल डेवलपमेंट। कर्मचारी का हमेशा प्रोफेशनल अगर डेवलपमेंट होगा तो उसको ऐसा लगेगा कि हम यहाँ कुछ सीख रहे हैं। तो क्या है, इम्प्लीमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स आप ऑर्गेनाइज करवाएं और मेंटरशिप अपॉर्चुनिटीज़ ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड करवाएं। तो इससे उसको लगेगा कि हम कुछ ना कुछ यहाँ पे क्या कर रहे हैं, तो लर्न कर रहे हैं। सपोर्ट कैरियर ग्रोथ विथ क्लियर पाथ फॉर एडवांसमेंट, मतलब उसको अपने कैरियर के ग्रोथ का जो है सो एक जो है सो क्लियर पाथ जो है सो दिखना चाहिए, ठीक है ना, कि किस तरीके से हम अपने कैरियर में ग्रो कर सकते हैं, ये उसको महसूस होना चाहिए कि हम किस तरीके से ग्रो कर सकते हैं, ठीक। उसके बाद है इनहेंस वर्क एनवायरनमेंट। जो माहौल है उसको, जैसे मान लीजिए कि कोई रूम है, अब उसमें काम कर रहे लोग, आपको लग रहा है कि हाँ इसमें गर्मी वास्तव में बहुत लगती है, तो आप उसमें जो है सो कुछ पंखा का व्यवस्था करें। मतलब अगर पंखा की व्यवस्था है तो कूलर की व्यवस्था करें, कूलर अगर है तो मतलब जो भी है उसमें इम्प्रूव करने की कोशिश कर सकते हैं। तो ये है इनहेंस वर्क एनवायरनमेंट, इससे वर्क एनवायरनमेंट अच्छा होगा। और वर्क एनवायरनमेंट अच्छा होगा तो क्या होगा, फॉस्टर पॉजिटिव एंड इंक्लूसिव कल्चर, एक अच्छा कल्चर बनेगा। इंश्योर सेल्फ एंड कंफर्टेबल फिजिकल वर्क प्लेस, मतलब सुरक्षित और आरामदायक, कंफर्टेबल जो है सो ईजिली आदमी काम कर सके, ऐसा वर्क प्लेस बनाने की कोशिश करें
जो कि इन्हेंस करता है वर्क इन्वायरमेंट को। इसके बाद है सपोर्ट वर्क लाइफ बैलेंस। वर्क लाइफ बैलेंस को सपोर्ट करे ऐसा कुछ नॉर्म्स आप बनाए। इंट्रोड्यूस फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर। आप इंट्रोड्यूस कर दें कि हाँ भाई फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर है या रिमोट वर्क ऑप्शंस है, आप चाहे घर से काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। प्रोवाइड लीव पॉलिसीज दैट कैटर्स टू पर्सनल एंड फैमिली नीड्स। उसको लीव पॉलिसीज दें कि जो है सो छुट्टी का ये प्रावधान है जिससे वो अपने फैमिली की ज़रूरतों को या पर्सनल ज़रूरतों को पूरा कर सकें। तो हम लोगों ने ये समझा जॉब सेटिस्फेक्शंस क्या है, किन किन पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है और क्या क्या चीज़ जॉब सेटिस्फेक्शन को इफ़ेक्ट करता है। अगर मान लीजिए जॉब सेटिस्फेक्शन होगा तो क्या क्या चीज़ अच्छा होगा, नहीं होगा तो क्या क्या चीज़ अच्छा नहीं होगा और कैसे हम लोग इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। जॉब सेटिस्फेक्शन इज़ वाइटल फॉर बोथ एम्प्लॉय। ज़रूरत है ये दोनों के लिए, चाहे एम्प्लॉय हो या फिर संगठन हो यानी ऑर्गेनाइजेशन हो। एज ए डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है किसी भी इंडिविजुअल के वेलबींग पे और ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेस पे। मतलब अगर कोई हम ही काम कर रहे हैं और हम अगर जॉब से सेटिस्फाई नहीं होंगे तो क्या होगा, हमारे लिए भी घाटा है और संगठन के लिए भी घाटा है। और अगर हम सेटिस्फाइड हैं तो मेरे लिए फ़ायदेमंद है और संगठन के लिए भी फ़ायदेमंद है। कंपनीज दैट प्रायोरिटाइज एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन ऑफ्टेन एक्सपीरियंस हायर लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। जिसको अगर लगता है कि नहीं एम्प्लॉय का सेटिस्फेक्शन सबसे पहले ज़रूरी है, उसमें प्रोडक्टिविटी का लेवल काफ़ी हाई होता है और इनोवेशन और रिटेंशन का जो मामला है, नई खोज होता है और लोग बरकरार रह के एक जगह रह के रिटेंशन का रेट काफ़ी अच्छा होता है। मतलब लोग इधर उधर जो है सो कम ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ करके नहीं जाते हैं। मतलब और अच्छा जो लोग गए भी हैं वो लोग भी को भी बुलाने की कोशिश होती है और रिटेंशन ऑफ एम्प्लॉय जो है वो इम्प्रूव होता है। तो हम लोगों ने समझा जॉब सेटिस्फेक्शंस के बारे में। उससे पहले हम लोगों ने समझा एटीट्यूड के बारे में और उससे पहले हम लोगों ने समझा पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में। पर्सनालिटी डेवलपमेंट में कौन कौन सा फैक्टर्स जो है सो रिस्पॉन्सिबल है। उसके बाद एटीट्यूड कैसा हो, तो किस तरीके का एटीट्यूड कैसे जो है सो आता है और किसके लिए कौन सा एटीट्यूड्स जिम्मेवार है, किस फैक्टर्स के लिए। और उसके बाद हम लोगों ने समझा जॉब सेटिस्फेक्शंस के बारे में। तो जॉब सेटिस्फेक्शंस क्या है, किन किन पैरामीटर्स पे जॉब सेटिस्फेक्शन जो है सो डिपेंड करता है। अगर जो है सो पॉजिटिव में इस चीज़ों को ले, मतलब कि अगर कोई एम्प्लॉय है जो जॉब से सेटिस्फाइड है तो उससे ऑर्गेनाइजेशन पे क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर एम्प्लॉयज़ जॉब से अनसेटिस्फाइड है तो उससे ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। फिर हम लोगों ने ये समझा कि जॉब सेटिस्फेक्शन जो है वो उसको इम्प्रूव करने के लिए हम लोग क्या क्या स्टेप्स ले सकते हैं और क्या क्या स्टेप्स को फॉलो करने के बाद हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर जो लोग काम कर रहे हैं उसका जॉब सेटिस्फेक्शंस इम्प्रूव हो। अगर जॉब सेटिस्फेक्शंस इम्प्रूव होता है तो कर्मचारी और ऑर्गेनाइजेशन दोनों के लिए बेनिफिट है। अगर मान लीजिए कोई भी एम्प्लॉयज़ वो जॉब से सेटिस्फाई नहीं है तो अपने लिए भी जो है सो हार्मफुल है, उस एम्प्लॉय के इंडिविजुअल के लिए भी और साथ में उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी वो हार्मफुल है जिस ऑर्गेनाइजेशन में वो काम कर रहा है। अगर जॉब सेटिस्फेक्शंस इम्प्रूव होता है तो उससे क्या चीज़ बढ़ेगा, तो उससे बढ़ेगा आपका प्रोडक्टिविटी, उससे बढ़ेगा इनोवेशंस और रिटेंशन रेट जो है वो इम्प्रूव होगा। तो इतना चीज़ हम लोगों ने समझा कि इसके बारे में जॉब सेटिस्फेक्शन के बारे में। तो 3 चीज़ हम लोग इस सेक्शन में पढ़े हैं। पहला चीज़ डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी, किस तरीके से बायोलॉजिकल फैक्टर ये सारा चीज़ डिपेंडेंट है। दूसरा जो फैक्टर है वो क्या है, हम लोगों ने पढ़ा एटीट्यूड के बारे में, क्या क्या एटीट्यूड्स किस तरीके का हो सकता है, पर्सनैलिटी पे एटीट्यूड्स का क्या जो है सो प्रभाव है और तीसरा जॉब सेटिस्फेक्शन के बारे में। ओके, थैंक यू।